Hello everyone. So in today's lecture of integral calculus, we are discussing about the most important topic which is quadrature. So quadrature is nothing but it is about the areas of curves. जी हाँ, क्वाड्रेचर में भी आपको वही करना है कि एक कर्व के अंदर का एरिया फाइंड करना है. सो इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डबल इंटीग्रेशन मेथड. तो जो डबल इंटीग्रेशन मेथड से हमने देखा था उससे थोड़ा सा अलग है ये. इसके मेथड काफी सिंपल है देखा जाए तो. जनरली यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल के साथ हम काम करते हैं. तो क्वाड्रेचर की अगर डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द गिवन एरिया इज कॉल्ड क्वाड्रेचर. यानी कि जो गिवन एरिया हमें दिया हुआ है, हमें कोई एरिया अगर मिला है, मान लीजिए ये एक कर्व का एरिया हमें पता है कि भाई इसका एरिया है ए, तो इतने एरिया का एक स्क्वायर फाइंड करना, ये प्रोसेस कहलाता है क्वाड्रेचर. तो फिलहाल अभी हमें इतना डीपली नहीं जाना. ग्रेजुएशन के हिसाब से हमें यहां पर केवल कर्व्स के अंदर का एरिया ही फाइंड करना है. तो अब डबल इंटीग्रल से तो हमें एरिया फाइंड करना आता है. अब देखते हैं ये वाला मेथड हमें किस तरीके से सिखाता है डबल इंटीग्रल की एरिया फाइंड करना विदाउट यूजिंग डबल इंटीग्रल्स, बिना डबल इंटीग्रल्स का यूज करें. तो जनरली इसमें भी हम कर्व के दोनों इक्वेशन के साथ डील करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन एज वेल एज पोलर इक्वेशन. तो आज मैं बात करूंगा कार्टेशियन इक्वेशंस के लिए. तो जनरली ये जो मेथड है ये कहता है कि सपोज करिए y बराबर fx कोई कर्व है जो कि बाउंडेड है x बराबर a एंड x बराबर b, इस दो लाइंस के बीच में बाउंडेड है. तो इसका जो एरिया होगा कैपिटल A वो इक्वल होगा x बराबर a x बराबर b fx dx के. जनरली जो हमने अब तक अपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, इसका इस चीज का यूज हमने कई बार अपने फिजिक्स में करा है, इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में भी करा है. तो अब इस चीज को हमें प्रूव करना है कि भाई ये बात इसकी सच भी है या नहीं. तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से प्रूव होता है, हाउ वी कैन प्रूव दिस. जैसे कि ये कंडीशन है कि मैंने ये मान लिया कि एडी एक कर्व है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है y बराबर fx को. इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये एडी. और जो AB और CD हैं ये दो ऑर्डिनेट्स हैं. AB जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है x बराबर a, यानी बाउंड कर दिया हमने इस कर्व को. और CD रिप्रेजेंट कर रहा है x बराबर b. ये दो ऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट हो गया a पॉइंट और ये b पॉइंट एक्स एक्सिस पे. तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ABCD. ABCD का एरिया फाइंड करना है. तो नाउ अब हम क्या करेंगे, AD जो हमारा कर्व है यहां पर दो पॉइंट लेंगे. सपोज एक पॉइंट ये P और एक पॉइंट ये Q. एक पॉइंट हमने P मान लिया और एक पॉइंट हमने Q मान लिया. इस तरीके से जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y और जो हमारा Q है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल वाई, इस तरीके से. तो और अब हमने क्या करा, यहां पे दो परपेंडिकुलर्स डाले x एक्सिस पे, एक आपका pn एंड एक qn. अब अगर जाहिर सी बात, अगर p के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और q के कोऑर्डिनेट्स हैं ये जो हमने माने हैं x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई, तो ये nm की लेंथ जो है कितनी हो गई, ये हो गई डेल एक्स. एंड pn हो गया y के इक्वल एंड जो qm है ये हो गया आपका y प्लस डेल वाई के ऊपर. तो इतनी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें आती है, इतनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें आती है. तो अब हम देखिए किस तरीके से, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ये हमने एक पॉइंट मान लिया q डैश यहां पर. सो एरिया ऑफ, अब हम ये मान लेते हैं कि जो एरिया ए बी एन पी, लेट कर लेते हैं कि जो एरिया है ए बी एन पी वो इक्वल है कैपिटल ए के, यानी कि इसका एरिया हमने कैपिटल ए मान लिया. और एरिया ऑफ ए बी एम क्यू, और ये जो एरिया है आपका ए बी एम क्यू, ध्यान से देखिए ए बी एम क्यू, यानी कि कंप्लीट ये जो हमने कंपोनेंट अपना माना है इसको इसके साथ जो कंप्लीट लिया है, यानी कि एरिया ऑफ ए बी एम क्यू ये इक्वल हो गया ए प्लस डेल ए, ये हमने मान लिया.
तो इसका मतलब एरिया ऑफ पी एन एम क्यू, सिंपल इतना तो नॉलेज हमें है, ये हो जाएगा डेल ए के इक्वल। ऑल्सो अब अगर हम इस एरिया की बात करें, पी एन एम क्यू डैश, एरिया पी एन एम क्यू डैश, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका वाई डेल एक्स के। और अब अगर हम इस पूरे की बात करें एन एम पी क्यू की, अब हम क्या करते हैं यहां पे, ये तो हमारा रेक्टेंगल ही बनेगा, इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए यहां पर एक पॉइंट और मान लेते हैं पी डैश, इस तरह। तो एरिया ऑफ पी डैश एन एम क्यू, तो देखिए ये क्या हो गया, अब इसकी जो लेंथ है वो बराबर हो गई एम क्यू के। तो एम क्यू कितना है, वाई प्लस डेल वाई, और थिकनेस तो सेम है डेल एक्स। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा डेल्टा ए एरिया है, देखिए यहां से यहां तक का ये एरिया है वाई प्लस, सॉरी वाई डेल एक्स, और ये कंप्लीट जो एरिया है ये है वाई प्लस डेल वाई इंटू डेल एक्स। लेकिन जो डेल्टा ए है वो है हमारा केवल यहां तक, इतना। तो इसका मतलब है डेल्टा ए जो है वो लाई करेगा इन दोनों एरियाज के बीच में। इन दोनों एरियाज के बीच में हमारा एरिया डेल्टा ए कहीं लाई करेगा। और तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा ए अपॉन डेल एक्स जो है वो लाई करेगा y एंड y प्लस डेल y के बीच में। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, ये इनइक्वालिटी तो ही है। इस इक्वेशन में ये कहना क्या चाह रहा है यहां पे इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कहना चाह रहा है कि जो एरिया डेल्टा ए है वो y प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स और y डेल एक्स के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब जो आपका डेल्टा ए बाय डेल एक्स है वो y और y प्लस डेल वाई के बीच में लाई करेगा कहीं। तो अब हम यहां क्या करेंगे, अब हम यहां लगा देंगे लिमिट, क्योंकि जो डेल्टा एक्स चेंज है वो बहुत ही छोटा चेंज हमने माना है। तो एज q टेंड्स टू p, कि जब आप इस q पॉइंट को धीरे धीरे p की तरफ लेकर आएंगे तो डेल्टा x भी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल्टा x भी 0 की तरफ टेंड होगा एंड डेल्टा y भी 0 की तरफ टेंड होगा, दोनों ही 0 की तरफ बढ़ेंगे। तो जब यहां लिमिट लग जाएगी तो इसका मतलब आपका डेल्टा a बाई डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा a बाय डेल्टा x इक्वल हो जाएगा y के, क्योंकि यहां डेल्टा y है नहीं, यहां लिमिट लगेगी तो ये भी y आ जाएगा, यानी कि ये सीधा सीधा y के इक्वल हो जाएगा आपका। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है, अब इस फॉर्म को हमें पता है ये फॉर्म क्या है, ये डेरिवेटिव वाली फॉर्म आ गई, यानी कि dA बाई dx इक्वल हो गया y के। तो यहीं से आपका dA किसके इक्वल आ गया, y dx। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन विद इन द लिमिट्स a टू b। तो दोनों तरफ हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें विद इन द लिमिट्स a टू b, y dx, इधर की तरफ रब कर देता हूं, ये तो मेन चीज इंट्रोडक्टरी चीज थी। अब देखिए ये इक्वल हो गया y dx के, तो अब यहां पर इंटीग्रेशन हमें पता है a टू b y dx इज इक्वल्स टू dA इंटीग्रेट हो गया, क्या हो गया a विद a टू b। अब देखिए जाहिर सी बात है अगर हम इस pn को उठा के p पॉइंट को उठा के a पे ले जाएं तो एरिया कितना होगा 0,
और अगर इस पीएन को उठा के बी पे ले जाए तो एरिया कंप्लीट क्या हो जाएगा, एबीसीडी। यानी कि जब आप अपर लिमिट का एरिया निकालेंगे, यानी कि एरिया एट बी, जब बी पर एरिया कैलकुलेट होगा तो वो इक्वल हो जाएगा एरिया एबीसीडी के। लेकिन जब आप एरिया को निकालेंगे लोअर लिमिट पर तो कितना आएगा, 0। तो यानी कि इस कर्व का जो एरिया है, एरिया अंडर एफ एक्स यानी कि एबीसीडी, वो इक्वल है ए टू बी वाई डी एक्स के। तो ये सिंगल इंटीग्रल के साथ हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब ऐसा नहीं कि इसको हम डबल इंटीग्रल वाले मेथड से नहीं कर सकते, इसको डबल इंटीग्रल वाले मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी हमने सेम ही काम करा था। तो वहां भी हम एरिया किस तरीके से निकालते थे कि डबल इंटीग्रल, एक्स की लिमिट तो हमें पता है ए टू बी चलती थी, और वाई की लिमिट जो है आपकी 0 टू फंक्शन ऑफ एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाकी देख लेंगे जो अगर आगे जैसे बड़ा कर होता है तो सबसे लिमिट वेरी कर जाती है माइनस प्लस, लेकिन हम सिंपल इसके लिए बात कर रहे हैं। तो 0 टू एफ एक्स की वाई यहां से स्टार्ट होकर एफ एक्स तक जा रहे हैं, डी वाई डी एक्स ए। तो जनरली ये अगर आप चाहे इस मेथड से फाइंड करें चाहे इस मेथड से फाइंड करें, दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। तो ये फाइंड तो हमने वही एरिया करा है, फिर उसको चाहे हम कितने भी मेथड से फाइंड करें। बट यहां बेनिफिट क्या हो जाता है कि भाई यहां एक सिंगल इंटीग्रल में काम चल जाता है, लेकिन यहां हमें डबल इंटीग्रल्स करना पड़ता है, डबल इंटीग्रल में काम करना पड़ता है। अब ये तो जो हमारा कर्व था ये डिफाइन था इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एक्स, कि वेरिएबल एक्स की फॉर्म में डिफाइन था। अगर हमारा कर्व वेरिएबल वाई की फॉर्म में डिफाइन हो, मींस एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एंड इट इज आवर कर्व, हमारा कर्व है ये, ढंग से बना देते हैं ताकि पूरी फिगर बन सके ये। तो अब हमें इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। तो इस बार जो हमारा कर्व है वो बाउंड है y बराबर a टू y बराबर b में, और जो इक्वेशन है कर्व की a टू b ये है x बराबर एफ वाई। तो जो सारा प्रोसेस हमने यहां लगाया वो यहां लगा देंगे। इस बार क्या होगा, जो आपका ये एलिमेंट्री कंपोनेंट आपने माना था ये इस तरीके से बन जाएगा। सॉरी, इसको लिमिट हमने उल्टी लेनी, इसको नीचे ले लेते हैं, ए बी, ए पहले आता है बी बाद में आता है, इसलिए ये एलिमेंट्री कंपोनेंट यहां बन जाएगा। तो वही सारा प्रोसेस जो हमने यहां करा वही सारा प्रोसेस हमें यहां करना है। तो बस एरिया में अंतर क्या आएगा कि जो इस बार जो एरिया होगा अंडर द कर्व एफ वाई वो इक्वल होगा ए टू बी एक्स डी वाई के, यानी कि ए टू बी एफ वाई डी वाई। सिंपल सा बेसिक चीजें वही है अब तक। जो देखिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का टॉपिक है तो जाहिर सी बात है आपके इंटरमीडिएट से रिलेट ही होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक साथ ही इतनी बड़ी चीजें हायर मैथमेटिक्स में नहीं आती, तो वहीं से आपको रिलेट करते हुए चलना है। बस जो आपने पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन हो रहा है, उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अब दूसरा यहां केस आता है कि जब आपका जो एरिया है वो दो कर्व्स के बीच में बाउंड हो। तो यहां तो हमने देख लिया सिंगल कर्व का, अब देखते हैं अगर हमारा जो एरिया है वो दो कर्व्स के बीच में बाउंड हो, यानी कि ये जो रोल यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्ले कर रही है, वहां पर कोई दूसरा जो आपका कंपोनेंट है, वो फंक्शन है, कर्व है, वो ये रोल प्ले करेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। अब जैसे कि हमारे सामने आप ग्राफ देख रहे हैं कि यहां पर जो ये एरिया है ये दो कर्व्स हैं, y बराबर f1x, यानी कि जो AB है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व y बराबर f1x को, और जो आपका CD है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व y बराबर f2x, यानी कि दो अलग अलग फंक्शंस के बीच में जो हमारा एरिया है। और जो बाउंड हो रहा है लिमिट, ऑर्डिनेट्स लिमिट क्या है, x बराबर a टू x बराबर b, कि इस लिमिट के बीच में हमारा एरिया बाउंड है, यानी कि ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया जिसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया किस तरीके से निकलेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमें एरिया निकालना है ये, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो एरिया आपके सीडी के नीचे है, यानी कि एरिया अंडर द कर्व सीडी, यानी कि ये पूरा एरिया हम फाइंड करेंगे। तो मैंने ये शेड करा है, इतना एरिया हम फाइंड करते हैं। तो इज इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व y बराबर f1x, अब माइनस
कि भाई ये जो कर्व y बराबर f2x के अंडर जो एरिया है उसमें से हम ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हमने ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास यही एरिया तो बचा कि भाई इस एरिया को गायब कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये एरिया बचेगा माइनस एरिया अंडर कर्व f1x। तो इन दो पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कुछ, सपोज कीजिए हम दे देते हैं नाम m एंड n। तो कहने का मतलब क्या है कि एरिया CDMN माइनस एरिया ABNM, ये एरिया माइनस कर दिया। अब देखिए है डबल कर्व के बीच में, लेकिन ये जो एरिया है ये तो हमें वैसे ही मिलेगा जैसे हमने पहले देखा था, क्योंकि CDMN जो है वो एक कर्व y2 इसके f2x के अंदर है और AB जो है वो f1x के अंदर है एरिया। तो ये किस तरीके से निकल जाएगा, इसको हमें निकालना आती है, अभी अभी हमने देखा डेरिवेशन। तो a बराबर a टू बी लिमिट इंटीग्रेशन a टू बी f2x dx माइनस a टू बी f1x dx। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आ गया, f2x माइनस f1x dx। तो इस तरीके से छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे डेरिवेशन हैं जिनसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से और आपके अगर जैम वगैरह की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x बराबर 1 y बराबर 1 एंड x प्लस y बराबर 5। यानी कि तीन लाइन से जो एरिया बने, जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन देखे थे उनमें हमें कर्व की जो इक्वेशन होती थी वो पता होती थी, तो सिंपली उसको विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y जैसे हमें सफिशिएंट हो, जो जैसे हमें कंफर्टेबल हो उस तरीके से हम उसको सॉल्व कर देते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। लेकिन यहां पर हमें इसने डायरेक्टली कर्व की इक्वेशन नहीं दी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइंगल बनेगा किस तरीके से बनेगा, क्या लिमिट्स वहां पर होंगी, 0 x y। तो सबसे पहले x प्लस y बराबर 5, यानी कि अगर y 0 तो x 5 एंड x 0 तो y 5। इस तरीके से ये हमारा कर्व बन गया, यानी कि 5,0 और ये 0,5 इन दो पॉइंट्स के बीच में ये आपका कर्व, ये आपकी लाइन है x प्लस वाई बराबर 5। अब यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया x बराबर 1, तो a की लाइन इस तरीके से पास हो गई जो कि आपकी रिप्रेजेंट कर रही है x इक्वल 1 को, एंड a की लाइन इस तरीके से हमने पास कर दी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल 1 को, यानी कि y इक्वल्स टू 1। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं इनको, जैसे ए बी एंड सी। तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहां पर भी वही प्रोसेस हमें लगाएंगे क्योंकि हमें इस कर्व की डायरेक्ट इक्वेशन तो अभी पता है नहीं, विद इन द लिमिट्स हमें काम करना है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और वहीं पर एलिमेंट्री पार्टिकल बनाने के लिए अब इससे डेल्टा x, एलिमेंट्री कंपोनेंट बनाने के लिए यहां पर डेल्टा x डिस्टेंस की दूरी पर हमने पॉइंट ले लिया Q, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, इस तरीके से कि ये जो थिकनेस है ये डेल्टा x हमने मान ली। अब यहां देखिए आप कि अब हम क्या करते हैं, यहां पे नाम दे देते हैं पॉइंट्स को n एंड ये n दे देते हैं, इसको m और इसको k। तो अगर p के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो pk इक्वल हो गया y यूनिट्स के। तो जो हमारा एलिमेंट्री कंपोनेंट है वो तो केवल इतना है pn n q, तो pn हमारा इक्वल हो गया y माइनस 1 के। क्यों, क्योंकि भाई ये जो डिस्टेंस है ये y इक्वल्स टू 1 के इक्वल है, n के डिस्टेंस, क्योंकि pn कैसे निकलेगा, pk माइनस n के, यानी कि y माइनस 1। तो अब हम अपने अगर एलिमेंट्री कंपोनेंट का एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ PNMQ तो इक्वल हो जाएगा किसके, y माइनस 1
इंटू डेल एक्स के। अब ये हमने क्यों करा, देखिए हमने पहले ही कहा था कि जो डेल्टा एक्स है वो हमारा बहुत ही छोटा कंपोनेंट है, कि डेल्टा एक्स हम इस तरीके से चूज करते हैं कि वो टेंडिंग टू जीरो हो जाए। तो आपका ये पी क्यू एन एम एन, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एज अ रेक्टेंगल हम इसको ट्रीट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये तो हमने दिखाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में डेल्टा एक्स जो हमने इतना छोटा लिया है कि जीरो की तरफ जा रहा है, तो एक आपको बहुत ही छोटी थिकनेस का एक आपको रेक्टेंगल यहां पे मिल जाएगा। तो इस वजह से हमने इसको सीधा ये मान लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें लिमिट डिसाइड करनी है, तो लिमिट यहां की तो हमें पता है कि भाई ए जो है x बराबर 1 से है, तो लोअर लिमिट तो हमारे पास है। अब निकालते हैं अपर लिमिट, यानी कि b के कोऑर्डिनेट्स। तो एट पॉइंट b y बराबर 1, और जो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में अगर ये वैल्यू रख दी जाए तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 4। तो यानी कि जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 4,1। तो ये जो आपको लिमिट मिल गई, अब कहां तक मिल गई कि आपको काम करना है x बराबर 1 से x बराबर 4 तक, यानी कि केवल इतना, इस तरीके से यहां से यहां तक। तो हमारे पास इस रिक्वायर्ड ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब आप अपना एलिमेंट्री कंपोनेंट उठाइए इस तरीके से। अब इसको यहां से लेकर अगर आप यहां तक पूरा घुमा देंगे तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। हेंस रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 to 4, और ये वाला एरिया 1 to 4 मूव कर रहा है, और ये एरिया क्या है y माइनस 1 dx। अब देखिए किस तरीके से यहां पर अब इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर है y, तो इस y को हटाना पड़ेगा, और y कहां से हटेगा, y हटेगा इसकी हेल्प से। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम एरिया है वो, मतलब जो एरिया हम निकाल रहे हैं वो मेन तो इसी कर्व के अंडर है ना। ये सारा प्रोसेस तो हमने करा रिक्वायर्ड एलिमेंट, ये आपका जो एलिमेंट्री कंपोनेंट है उसका एरिया और लिमिट्स फाइंड करने के लिए। तो यहां से अगर इस कर्व की इक्वेशन से अगर y की वैल्यू निकाल दी जाए तो कितनी आ जाएगी 5 माइनस एक्स। तो यहां पुट कर देते हैं, ये हो गया 5 माइनस एक्स माइनस 1 dx, यानी कि x इक्वल्स टू 1 to 4 माइनस एक्स dx। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास कितना आ गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 to 4। तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो 4 and 4 अपर लिमिट रखिए 4 4 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 यानी कि 8 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 4 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 8 माइनस 7 बाई 2। तो ये आपका हो गया 16 माइनस 7, तो कितना बचा 9 बाई 2 मीन्स 4 मिक्स 1 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है हमारे इस रिक्वायर्ड ट्राइंगल का एरिया। अब सेम इसको ही हम डबल इंटीग्रल से भी कर सकते थे, वो भी कोई इशू नहीं था, लेकिन होता थोड़ा लॉन्ग पड़ता, लंबा पड़ता थोड़ा सा। लेकिन यहां क्या हुआ, सिंगल इंटीग्रल हुआ। सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल्स के साथ हम काफी टाइम से डील करते आए हैं, हमारे फ्रेंडली हैं उसके, तो इस वजह से हम इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो बात अलग है अगर एग्जामिनर बिल्कुल ही बाउंडेशन लगा दे आप पे एग्जाम में कि आपको भाई डबल इंटीग्रल से ही फाइंड करना है, तब हम उस मेथड की तरफ जाते हैं, नहीं तो जनरली हम इस सिंगल इंटीग्रल वाले मेथड से ही फाइंड करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जो थोड़ा बड़ा हो, जिसमें मतलब थोड़ी कर्व की इक्वेशन, आपको थोड़ी बड़ी इक्वेशन दे रखी हो, कोई इलिप्स हो या कुछ सर्कल टाइप हो, इस टाइप से हम देखते हैं। आइए अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए कर्व की जो इक्वेशन है हमें क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि जो कि आपकी जनरल इक्वेशन है कर्व की। तो जो हमारा कर्व है वो एक इलिप्स है इस तरीके से, तो ये इलिप्स की जनरल इक्वेशन है। तो ये हमने इलिप्स बना दिया जिसमें जो ये है ये आपका ए यहां से यहां तक है एंड बी यहां से यहां तक है, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस। तो अगर हमें इस इलिप्स का एरिया निकालना है तो जनरली हम क्या करेंगे कि भाई ये जो इलिप्स है मुझे पता है कि भाई इस क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में बराबर बटा हुआ है बराबर भागों में,
केवल इसका एरिया कैलकुलेट करके 4 टाइम्स इंटू कर देंगे। अब इसको नाम दे देते हैं एक अच्छा सा ए बी सी, हमने इसको एक प्यारा सा नाम दे दिया ओ ए बी सी। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर इसको हम एक एलिमेंट्री कंपोनेंट अपना यहां मान लेते हैं, अगर तो ये पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो वो इस तरीके से मूव करेगा, यानी कि जो हमारी लिमिट्स है वो किसकी चलेंगी, एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर ए, ये हमने लिमिट डिफाइन कर ली। तो यानी कि हम कौन सा मेथड लगाने के चक्कर में है, हम ये वाला मेथड लगाने के चक्कर में है, y dx। इसका मतलब इस इक्वेशन से हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू y, मींस y की वैल्यू यहां से हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो y इक्वल्स टू ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी, और इसकी पावर हो गई 1/2। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, तो इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को तो मैं जरूरत भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं उसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इस ए स्क्वायर को भी यहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन बी, और ये चला जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जनरली आ गई आपकी वाई की वैल्यू, यानी कि अब जो हमारी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स, तो जो आपका इलिप्स का एरिया है वो हो जाएगा 4 इंटू एरिया ओ ए बी सी ओ, यानी कि जो आपने कर्व्ड रीजन बनाया, जो क्लोज रीजन बनाया है, इसके एरिया के 4 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू कहां से कहां तक, 0 टू ए वाई dx। अब क्या करेंगे, यहां पर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं उठा के सीधा, तो हो गया 4 0 टू a, ये हो जाएगा आपका b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है सारा, प्लस माइनस का साइन है बीच में, dx सिंपल। तो b अपॉन a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं उसको। b अपॉन a हमारा कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल, हमारे पास अंदर क्या बचा, 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका तो हमें पता है, इसका तो भाई एक फिक्स फॉर्मूला होता है जिसको हम इजीली यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 4b अपॉन a 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट्स आपकी चली 0 टू ए। तो ये तो जनरल हमने इंटरमीडिएट में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो इसको हमने यूज कर दिया। डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे इस टाइप के, तो हमने अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 4b अपॉन ए। अब लिमिट अगर रखें तो जब आपने अपर लिमिट रखी a, ये हुआ 0, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस यहां पे हुआ 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए, यानी कि साइन इनवर्स 1, ए अपॉन ए का मतलब तो 1 ही होता है, माइनस जब आपने लोअर लिमिट रखी, देखिए 0 यहां रखा 0, प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0। तो यहां देखिए, यहां क्या बचा, 4b अपॉन ए साइन इनवर्स 1, यानी कि 1/2 ए स्क्वायर पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 0 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो अब यहां पे क्या हुआ, देखिए एक ए से ये एक ए कैंसिल हो गया, और इन दोनों 2 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ पाई ए बी, यानी कि ये जो इलिप्स आपका है जिसकी इक्वेशन ये है, उसका जो एरिया है वो है पाई ए बी के इक्वल, जो कि अब देखिए यही एरिया अगर हम डबल इंटीग्रल से कैलकुलेट करते बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, इजीली कैलकुलेट हो जाता, और सेम ही एरिया आपका यहां पर निकल कर आता पाई ए बी। एक बार ट्राई कीजिएगा कि इस एरिया को डबल इंटीग्रल से फाइंड करने के लिए, लेकिन अगर हम सिंपल वाला मेथड लगाएं जो आज हमने पढ़ा क्वाड्रेचर्स में, तो उसके हिसाब से भी एरिया इसका बहुत जल्दी पाई ए बी इजीली आपको मिल गया यहां पे।
तो अब देखते हैं इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से भी लॉन्ग क्वेश्चन में आने के जिसके चांसेस काफी अच्छे खासे होते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है कि ट्रेस द कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स एंड शो दैट द एरिया ऑफ लूप इज 8a स्क्वायर अपॉन 15। अब देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने डिफरेंशियल कैलकुलस एज वेल एज इंटीग्रल कैलकुलस दोनों को मर्ज कर दिया। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ये हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं, और एरिया ऑफ लूप हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तभी आपका ये एरिया सही निकलेगा अगर आपने इस लूप को सही से ट्रेस कर लिया। तो अगर हम इस कर्व की इक्वेशन को ध्यान से देखें, ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, अगर सही से इस कर्व को देखा, इक्वेशन को देखा जाए, तो यहां पर जो y है उसकी डिग्री कितनी है 2, यानी कि इवन डिग्री। तो इवन डिग्री में अगर आपका y है तो इसका मतलब जो कर्व है वो आपका एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, यानी कि जो आपका कर्व है वो आपको इस एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक मिलेगा। यानी कि सिमेट्रिसिटी तो हमें पता चलेगी, कर्व की सिमेट्रिसिटी एक्स एक्सिस है। क्यों? क्योंकि एक्स में यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यानी कि एक एक्स में और डिग्री मिल रही है, लेकिन वाई में केवल और केवल इवन डिग्री है। तो जिसकी इवन डिग्री होती है उसके अपोजिट में सिमेट्रिसिटी हमें मिलती है। तो इवन डिग्री वाई में है तो सिमेट्रिसिटी हमें कहां मिलेगी, एक्स में। अब देखते हैं ओरिजिन पे पास होता है नहीं होता। अगर हम यहां देखते हैं एट y बराबर 0, अगर y को 0 करते हैं तो आपका x की वैल्यू भी कितनी आएगी, तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी y बराबर 0 अगर आपने करा तो एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आ गई, या तो x बराबर 0 होगा या फिर a माइनस एक्स बराबर 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई a। यानी कि कर्व आपका ओरिजिन और यहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है एट a कॉमा 0, y एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा। तो कुछ इस तरीके से यह आपका बनेगा। अब अगर एसिम्प्टोट की बात करें तो एसिम्प्टोट देखिए, अब मैंने इसको नोट क्यों बना दिया, क्योंकि अगर मैं इसके एसिम्प्टोट की बात करूं तो एसिम्प्टोट अगर इसका देखा जाए तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 3। अब x3 तो हमारे पास प्रेजेंट है लेकिन y3 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका एसिम्प्टोट मिलेगा यानी कि एट इंफिनिटी जो टेंजेंट मिलेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो इस तरीके से हमें यहां पर इसके कर्व ट्रेस हमने कर लिया। तो ये क्या है, हमारा एक नोड है। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट O, पॉइंट A, यहां पर एक पॉइंट हमने मान लिया P, और एक एलिमेंट्री पार्टिकल एलिमेंट्री कंपोनेंट बनाने के लिए यहां हमने मान लिया Q। तो हम क्या करेंगे, इसको n, इसको m, और ये थिकनेस तो हमें पता ही है, एज ऑलवेज हम इसको डेल x मानते हैं। तो इसको अगर आप यहां से लेकर यहां तक, यानी कि विद इन a x बराबर 0 टू x बराबर a, अगर आप इसको मूव करवाएंगे एलिमेंट्री कंपोनेंट को, तो पूरा एरिया कवर कर लेंगे आप। तो हम जो एरिया ऑफ लूप यहां पे हमारा आएगा, क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ OPQM A, OPQA, ये हमने एरिया निकाल लिया, यानी कि 2 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू A ऑफ y dx। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन ए। तो जहां तक मुझे लगता है यही वैल्यू हमारी आएगी और बिल्कुल सही है। इसको रख देते हैं यहां पे 2 0 टू a, और ये हो गया x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a dx। तो 2 अपॉन रूट a, हमारे पास अंदर क्या बचा, x अंडर रूट a माइनस एक्स। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें ये हमें सोचना है। तो यहां पर हम छोटा सा एक काम करते हैं कि हम x को मान लेते हैं
लेट कर लेते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं लेट x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने अपना वेरिएबल चेंज कर दिया x से थीटा में, तो लिमिट भी चेंज होगी। तो अगर हम देखते हैं एट x बराबर 0, तो जाहिर सी बात है यहां पे थीटा तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर देखते हैं x बराबर a, तो ये a नीचे आ जाएगा, a अपॉन a1, यानी कि थीटा हो गया आपका पाई बाय 2। तो ये हो गया आपका 2 अपॉन रूट ए 0 टू पाई बाय 2 x, इसको मिटा देता हूं, इसका हमने यूज कर लिया। ये हो जाएगा आपका a साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। अब dx को d थीटा में चेंज करके यहां पे कर देते हैं सिंपली एक बार डिफरेंशिएट, तो ये हो गया dx इक्वल्स टू a 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां से आप देखिए जो कॉमन जो चीजें मतलब आपको वो लग रहा है कांस्टेंट है, उन सबको बाहर भेज देते हैं। जैसे a कांस्टेंट है, यहां पे 2a कांस्टेंट है, स्मॉल a। अब देखिए यहां 0 टू पाई बाय 2, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन थीटा यहां से साइन क्यूब थीटा। अब यहां से आप अगर रूट ए कॉमन लेके बाहर भेज दें तो इंटू में यहां पर 2a इंटू रूट ए भी आ जाएगा, तो रूट ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर बन गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए रूट ए से रूट ए कैंसिल, ये हो गया 4a स्क्वायर 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब देखिए अगर यहां पे हम अपना नॉर्मल अगर इंटरमीडिएट वाला वो लगाते हैं यहां पर हम अपना डेफिनेट इंटीग्रल, तो काफी लंबा जाएगा। तो सिंपल ये देखिए फॉर्म क्या बनी, साइन एम थीटा कॉस एम थीटा वाली। तो यहां पर हम, और देखिए लिमिट भी क्या है 0 टू पाई बाय 2, तो बीटा और गामा फंक्शन में जो हम इससे पहले लेक्चर्स में जो हमने यूज करा था वही ट्रिक हम यहां यूज कर सकते हैं। कैसे कि हमें पता है भाई 0 टू पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल होता है गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n के। तो यहां यूज कर देते हैं उसका। अब देखिए 2m माइनस 1 क्या वैल्यू है 3, तो आपका m कितना आ गया 2, और 2n माइनस 1 इक्वल है किसके 2 के, तो n कितना आ गया 3/2। तो यहां पे रख दीजिए 4a स्क्वायर गामा 2 इंटू गामा 3/2 अपॉन गामा 2 प्लस 3/2 इंटू 2। तो यहां पे इससे कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो a स्क्वायर, अब देखिए गामा 2 का मुझे पता है गामा n इक्वल होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल के, तो गामा 2 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। गामा 3/2, तो यहां पे हम ये ट्रिक लगाएंगे, गामा n इक्वल्स टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1 यानी कि 1/2 गामा 1/2 अपॉन ये कितना बना 7/2। तो यहां पे भी नीचे वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर तो चल ही रहा है ऊपर, ठीक है, यहां पे भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। गामा ये बन गया गामा 7/2, तो हो गया 5/2, फिर अंदर आया गामा 5/2, गामा 5/2 बना 3/2, गामा 3/2, फिर गामा 3/2 अंदर आया 1/2 गामा 1/2। तो यहां देखिए आपका गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल, इधर 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो एरिया कितना आ गया 2 टू 4, एक मिनट यहां एक 2 भी तो बचेगा, ये 2 आ गया, 2 टू 4 और 2 8 a स्क्वायर अपॉन 5 3 15, जो कि हमें प्रूव करना था। तो देखिए क्वेश्चन लॉन्ग था, क्यों? क्योंकि यहां पे हमें पहले कर्व ट्रेसिंग करनी है पूरी, पहले इस कर्व को पूरा ट्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद हम इस कर्व का एरिया फाइंड करेंगे। तो जनरली हमारा लास्ट में एरिया कितना आ गया 8a स्क्वायर अपॉन 15, जो कि हमें प्रूव करना था।
तो अब इसको आप डबल इंटीग्रल से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डबल इंटीग्रल से भी निकाल सकते हो आप इसका एरिया, जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर्स में निकाले थे। तो ये हमने कार्टेशियन इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखे इसके। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखते हैं। तो आज के लेक्चर में जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए और जो टॉपिक हमने पढ़ा इससे रिलेटेड अगर आपको वर्कशीट्स और ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे इसके नोट्स ले सकते हैं, वर्कशीट्स ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कार्टेशियन इक्वेशंस करी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरीके से पोलर इक्वेशंस के साथ हम डील करते हैं अंडर द सेक्शन क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर में पोलर इक्वेशंस में अगर हमारा कर्व दिया हुआ है, कर्व की पोलर इक्वेशन दी हुई है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, और ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए। गुड बाय।